वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम DSSB एंड EMRS TGT मैथ्स 2026 टारगेट सीरीज़ का डे सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व हैज़ इवन पावर ऑफ द वाई देन, देखो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे दी, इवन पावर ऑफ वाई। तो हमें बताना है कि कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Curve is symmetric about y-axis. Curve is not symmetric about axis. Curve is symmetric about x-axis. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका चलो कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। अब इसमें जो बेसिकली कंसेप्ट आपका लगा हुआ है, इसमें आपका कंसेप्ट लगा हुआ है पैराबोला ऑफ इक्वेशन ऑफ द कर्व का। पैराबोला इक्वेशन ऑफ द कर्व आपकी बेसिकली 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। जिसमें आपकी फर्स्ट टाइप आती है राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसकी ना 4 इक्वेशन होती हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या होती हैं। देखो राइट हैंड पैराबोला क्या होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इसकी इक्वेशन ये होती है। लेफ्ट हैंड पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एंड डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब देखो सबसे पहले तो ना बच्चे यही भूल जाते हैं कि राइट में कौन सी एक्स एक्सिस आती है एंड अपवर्ड में कौन सी आती है, लेफ्ट में कौन सी आती है, यही भूल जाते हैं। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अब बात क्या कर रहे हैं हम, राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला, अब राइट हमारा कौन सा हैंड होता है जिससे हम लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, राइट साइड। तो यहाँ पे देखो आप क्या करो, एक ग्राफ बनाओ, ठीक है। इस ग्राफ में आप राइट किसको मानोगे, ये, ठीक है। लेफ्ट किसको मानोगे, दिस इज लेफ्ट। अपवर्ड कौन सा हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ है, एंड डाउनवर्ड जो आपका नीचे की तरफ है, ठीक है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एक्सिस लेनी होती है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या ले लिया, राइट लिया, तो यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन जा रही है, कौन सी लाइन जा रही है, आप खुद ही देखो, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इक्वेशन, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत सारे जने, मैं खुद भूल जाती थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो मैंने इसकी ट्रिक निकाली है कि कैसे याद रखा जाए। तो यहाँ पे देखो जब आप राइट मतलब पैराबोला बनाते हो ना, तो ये कौन सी एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में आपकी कौन सी वैल्यू जा रही है, एक्स की। यहाँ एक्स क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। अब ऊपर कौन सी जा रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस क्या लॉन्ग सिमेट्रिक होगी, तो वैल्यू किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर की, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एंड जो डाउनवर्ड है वो नीचे क्या जा रहा है, ये भी वाई एक्सिस बट नेगेटिव में, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने राइट हैंड पैराबोला बनाया तो ये किसके अलोंग एक्सिस जा रही है, एक्स एक्सिस के ना, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं अपवर्ड पैराबोला की बात करती हूँ तो कौन सी लाइन आ रही है बीच में, वाई की, तो हम यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड पैराबोला देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्सिस की लाइन जा रही है नेगेटिव में, तो सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स। और लास्ट आपकी आती है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में आपकी लाइन कौन सी बच रही है, वाई की, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आई आपको। अब चलो इसके क्वेश्चन पे, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, होप सो अच्छा एंड अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इवन पावर ऑफ द वाई। अब वाई की इवन पावर किस में, एक राइट हैंड में है, एक लेफ्ट हैंड पैराबोला में, बाकी तो एक्स की है ना दोनों में। तो इसने कह दिया इवन पावर ऑफ द वाई की ये इवन पावर, तो सिमेट्रिक अबाउट, यहाँ पे तो मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि लाइन क्या बच रही थी, एक्स एक्सिस की ना, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब सिमेट्रिक क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो जो आपने यहाँ पे ये पैराबोला बनाया, यहाँ से इसकी लेंथ एंड नीचे वाली लेंथ क्या होती है, दोनों इक्वल। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी कि एक जैसे हैं दोनों, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस।
और इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब आप क्वेश्चन मैच करो, इवन पावर ये रही, कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, आ गया समझ में ये क्वेश्चन कि जब इवन पावर ऑफ द कर्व वाई की फॉर्म में इवन पावर दे रखी होगी तो क्या होगी, अब कभी नहीं भूलोगे आप, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। कंसेप्ट भी समझ में आ गया, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा हमने डीपली एनालिसिस भी कर लिया इस क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को सुन लो कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एस। ठीक है, एस के अंदर हमें ए और बी कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। एंड आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस, और आर दे दिया एस के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन। देन इफ बी बिलोंगिंग टू ए, इस ए को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं, तो अभी देखेंगे हम ये क्या होता है। तो ये बताना है कि जब हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है और बी इक्विवेलेंस ऑफ ए में गया, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और जो ये इक्विवेलेंस क्लास है ये क्या होती है। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं कंसेप्ट इसका क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपका, आपने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है ये, उसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें मिल जाएगा। बाकी अगर आप मतलब और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो मैंने डीपली कंसेप्ट लिया है पूरा, लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट है ना तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि जब हम जैसे ए रिलेशन आर इज़ डिफाइन ऑन द सेट ए, मतलब आर कोई भी रिलेशन है और वो डिफाइन हो रहा है ए पे, वो कब इक्विवेलेंस होगा, जब उसमें 3 कंडीशन होएगी। क्या, कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिस्टिव होना चाहिए। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव होता है हमारा जब भी को, जैसे हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया एक सेट से एंड उसके ऊपर खुद का रिलेशन लगा के, सपोज मैंने जैसे एक सेट मान लो 1 2 3 लिया। ठीक है, अब मैंने जो हमारा एक रिलेशन बनेगा जाके कि रिफ्लेक्सिव कब होएगा, अगर 1 के साथ रिलेशन हमारा क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। जब हमारा ऐसे मतलब खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई करता है ना, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। बात आई समझ में। अब सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है कि इसमें ना हमारे 2 अपोजिट एलिमेंट होते हैं। सपोज मैंने एक ले लिया 1 2 एंड जब मैंने 1 का 2 के साथ रिलेशन बनाया, 1 2 आया एंड 2 का 1 के साथ रिलेशन बनाया, मतलब एक बार तो 1 2 होना चाहिए एंड दूसरी बार क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। और जो ये दोनों एलिमेंट है ना, जहाँ से हमने सेट बनाया है ना वहाँ से आए और इसका जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर गया, तो हम तब क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टिव। इसमें क्या होते हैं, हमारे बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 लिया, ठीक है, मैंने 1 2 को दिखा दिया, मैंने 2 3 को दिखा दिया। अब जो तीसरा आएगा वो क्या आएगा, 1 3, यानी कि वो जब तीनों रिलेशन क्या कर जाएं, सेटिस्फाई कर जाएं। और जो 3 डिफरेंट एलिमेंट है जिस सेट से लिए वो उसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं सिंपल वे में आपको बोलूँ, रिफ्लेक्सिव कब होएगा, जब खुद के साथ रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। सिमेट्रिक क्या होगा, जब 2 डिफरेंट एलिमेंट हो एंड उन दोनों का अपोजिट यानी कि ए बी ए सेटिस्फाई कर जाए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिस्टिव क्या होता है, जिसमें 3 एलिमेंट होते हैं ए बी सी, यानी कि ए बी ए और ए सी। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट का रिलेशन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो हम क्या बोलेंगे, जब कोई भी सेट हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक ये तीनों होते हैं, तो मतलब जो भी हम लेंगे सेट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, जब वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या दे दिया, आर पे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया। ठीक है, तो आर हमारा क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा।
बात आ गई समझ में इतनी? अभी मैं समझाऊंगी बिल्कुल क्वेश्चन, ये एक बार आप कंसेप्ट समझ लो, आप बोलोगे फिर ये क्वेश्चन है क्या, कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट समझो पहले, ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं जो इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या होती है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ना बेसिकली आपकी कुछ नहीं होती है, वो क्या होती है, आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सब पार्ट होती है, ठीक है। सब पार्ट कैसे, इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें हम ना कोई एक डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं और उस डिफरेंट एलिमेंट का ना एक्स के साथ जो रिलेशन है वो आर में चला जाए। आर यानी कि जो हम मतलब आर को हमने क्या बोला अभी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो हम, जैसे हमने एक्स की क्लास ली और कोई डिफरेंट एलिमेंट लिया, वो डिफरेंट एलिमेंट जिसके साथ हम क्लास ले रहे हैं ना उसके साथ रिलेशन को अपना सेटिस्फाई कर जाए, तो तब हम क्या कहते हैं कि एक्स क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास। तो ये ध्यान से देखो, यही चीज़ यूज़ होएगी। मैं क्या बोल रही हूँ एक बार दोबारा देख लो, मैं आपको ये कंप्लीट पढ़ा देती हूँ। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सब पार्ट होती है, ठीक है। जैसे हमें आर क्या दे दिया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया सेट ए के ऊपर, द सेट ऑफ all element which are related on the x of the set is called the equivalence class of x। ये इसने क्या बोला, इस लाइन का क्या मतलब है कि x के साथ हम कोई भी डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं और उसके साथ जो ये x है ना, जो डिफरेंट एलिमेंट लिया है उसके साथ क्या कर जाए, रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। आगे इतनी बात समझ में? अगर नहीं आई ना तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, उसके थ्रू देखते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे हमें सेट ए दे दिया, ए में एलिमेंट क्या दे दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आर पे ना हमें क्या दे दिया, आर हमारा रिलेशन इस टाइप से है कि ए बी सच डैट ए प्लस बी करें ना तो वो क्या आना चाहिए, इवन। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, ये आर ए के ऊपर डिफाइन कर रहा है। तो देखें इसको कैसे सोल्व करते हैं, चले। अब हमें जैसे जैसे कि सेट ए में एलिमेंट दिया था, आर को क्या दिखाना था, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने से पहले हम इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव तीनों प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ सपोज ना जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले रखा है, आप यही वाले एलिमेंट भी ले सकते हो कि आपने 1 और 1 लिया, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यही दे रखा था ना आर पे कि दोनों ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इवन। तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम सिमेट्रिक की लें, हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1 और 3 ले लो आप, ठीक है। 1 और 3 कितना होता है 4, 3 + 1 कितना होता है 4। तो यहाँ से ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलरली आप ट्रांजिस्टिव में दो एलिमेंट ले लो कोई से, 1 3 एंड 5 ले लो, 1 + 3 करेंगे 4, 3 + 5 करेंगे 8 एंड 1 + 5 करेंगे क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टिव की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आर क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ए की क्लास निकालनी है, ए की क्लास हम कैसे निकालेंगे, ए की क्लास के लिए हमारे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे 1 3 5। ये देखना ध्यान से, इससे ना आपको वो इक्विवेलेंस क्लास जो क्वेश्चन में दिया है ना वो देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब 1 3 5, अब ये ए की क्लास कैसे आई 1 3 5, आर पे क्या कंडीशन थी कि हमें दो एक ऐसे एलिमेंट लेने हैं कि ए प्लस बी को ऐड करे वो क्या आ जाए इवन। तो यहाँ पे 1 + 1 करूँगी तो कितना आ गया 2, 3 + 1 करूँगी तो 2, 5 + 1 करूँगी तो कितना आ गया 6, 3 + 1 4 हो गया एंड 5 + 1 कितना हो गया 6। यानी कि इन जो ये एलिमेंट है मैंने जो क्लास ली है, आपको यही बताया था ना मैंने, कहाँ पे देखो मैं ध्यान, ये देखो ये वाली बात कि x की क्लास क्या होएगी कि कोई भी हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं x के साथ उस एलिमेंट का रिलेशन बनाए और वो सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि वो इस रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ये कि मैंने 1 के साथ क्लास ली, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट उठाया और वो r का रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, क्लास ऑफ a। यहाँ तक बात समझ में आई। ऐसे ही हमारी 2 की क्लास आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 + 2 4, 2 + 4 6। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन। सिमिलरली आप 3 4 5 की निकाल सकते हो जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है।
तो यहाँ से हम, और यहाँ से क्या एक बात निकल के आती है कि जब हम 1 की, 3 की एंड 5 की क्लास ले रहे हैं तो वो हमेशा क्या आ रही है, सेम। देखो 1 की क्लास 1 3 5, ठीक है, 3 की क्लास 1 3 5 एंड 5 की क्लास 1 3 5, यानी कि 1 की क्लास भी यही आ रही है, 3 की क्लास भी यही आ रही है, 5 की भी यही आ रही है। तो यहाँ से हम इन सारे एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, इक्वल। अगर मैं 2 की क्लास देखी, 2 की कितनी आ गई, 2 एंड 4, तो 4 की भी क्या आएगी, 2 एंड 4, देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 1 3 5 आर द सेम एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 2 एंड 4 आर सेम। बात आई समझ में, कुछ कुछ माइंड में क्लिक कर रहा है। तो अब चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे जो हमें गिवन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी क्या दे दिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट दे दिए एस में, ठीक है। आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया एस पर। जब ये हो गया तो इसने कहा है कि यदि बी बिलोंग टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, बी, यहाँ पे बी को मान लो कि ये वाई जैसे कि एलिमेंट, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो बी है ना वो ए के साथ रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे 1 की क्लास क्या थी, 1 3 5, यानी कि 1 की क्लास 1 के इक्वल, 1 की क्लास मतलब 3 की क्लास भी सेम एंड 5 की क्लास भी क्या आ रही थी, सेम, यानी 1 3 5 इन तीनों की क्लास क्या आ रही थी, सेम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू क्लास ऑफ 5 बोल सकते हैं ना, क्योंकि सेम आ रही थी। तो इसने कह दिया कि बी कोई भी एलिमेंट है जो कि ए की क्लास में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कंडीशन होएगी, क्या बी की क्लास इज़ नॉट इक्वल टू ए होएगी, गलत हो गया ये तो। क्या बी की क्लास ग्रेटर देन होएगी, ये भी गलत हो गया। क्या बी की क्लास लेस देन होएगी, नहीं। तो यहाँ से क्या निकल गया कि बी की क्लास ए की क्लास के इक्वल होएगी। क्वेश्चन आया समझ में। अब देखो मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है, होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा डीपली इसको खोल के रख दिया इस क्वेश्चन को, जहाँ तक मैंने बिल्कुल ही, सो आपको ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो एस में क्या दे दिए, 2 एलिमेंट दे दिए, ए क्या दे दी, इक्विवेलेंस क्लास दे दी। अब इक्विवेलेंस क्लास थी तो ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे कि मैंने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया, एक्स का ए के साथ क्या बनाया, रिलेशन, जो कि आर को सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह मैंने बी में भी मैंने कोई वाई का एलिमेंट ले लिया जो कि इसको सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन थे ना, तो यहाँ से ए इक्वल क्या हो गया, बी। ये तो जस्ट मैंने लिख के बताया है और मैंने इसको आपको मतलब बिल्कुल सिंपल वे में इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि जो बच्चे इतने महंगे महंगे कोर्स ख़रीद के भी नहीं सीख पाते वो मेरी फ्री की वीडियो से बहुत कुछ सीख जाएं। सो थैंक यू।